हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, लिस्ट दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ साइकिल में हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज से कि इन दोनों में क्या क्या चीजें सिमिलर है। सिमिलैरिटीज बताइए, आप लोग खुद भी सोचो जरा कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या चीजें सिमिलर हो सकती हैं। सबसे पहली चीज कि दोनों के दोनों टाइम के साथ क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। यस, दोनों के दोनों जो है वो टाइम के साथ ग्रो होते हैं। फिर दूसरा क्या हो सकता है, यस दूसरा क्या हो सकता है कि जो प्लांट्स है वो सीड से ग्रो होते हैं, है ना, लेकिन जो एनिमल है वो एग से एडल्ट बनता है। तो इन दोनों का जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, एक स्टेज से होके जाता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, है ना, दोनों के दोनों क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, बोथ plants and animals, both plants and animals grow and develop over the time, grow and develop over the time। टाइम के साथ साथ दोनों के दोनों क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, दे अंडरगोज डिफरेंट स्टेजेस, दे अंडरगोज डिफरेंट स्टेजेस। जैसे कि प्लांट्स जो है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कैसे होता है, सीड्स टू प्लांट में कन्वर्ट होता है। एंड अगर हम एनिमल की बात करें तो एग टू एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दे अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ साइकिल, they undergo different stages in their life cycle such as seed to plant, such as seed to plant or egg to adult। और ये कैसे होता है, रिप्रोडक्शन से होता है। तो बोथ रिप्रोड्यूस, ठीक है, बोथ रिप्रोड्यूस, both reproduce to ensure the continuity of life। ठीक है, both reproduce to ensure the continuity of life। दोनों के दोनों क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दीज आर दी सिमिलैरिटीज। नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये बता दो, डिफरेंसेस क्या होंगे, सोचो। क्या डिफरेंसेस होंगे यहाँ पे, क्या डिफरेंस हो सकता है। हाँ, देखो प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू ग्रो होता रहता है, लेकिन एनिमल की ग्रोथ एक टाइम के बाद आने के बाद क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, रुक जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा, जो एनिमल्स है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, पर प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पे रुके रहते हैं, वो लोकोमोशन नहीं कर पाते। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा सोचो, अगर हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डिफरेंस और ड्रास्टिक चेंज हमें देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ एनिमल। बट अगर प्लांट के इसमें देखें हम तो सिर्फ उनके साइज में इंक्रीमेंट होता है, फ्रूट्स फ्लावर आ जाते हैं, बट एज सच कोई डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो ज्यादा चेंजेस हमको, सिग्निफिकेंटली चेंजेस हमको किसमें देखने के लिए मिलते हैं, और जैसे एग्जांपल ले लो फ्रॉक का, तो लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ये मेटामॉर्फोसिस। तो बहुत एक अजीब सा हमको चेंज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए, समझ में आ गया। ठीक है,
सो plants grow continuously, ठीक है, plants grow continuously throughout the life, but ठीक है, प्लांट्स तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता ही रहेगा, बट एनिमल हैव अ फिक्स ग्रोथ, बट एनिमल हैव अ फिक्स ग्रोथ, एनिमल की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, वो फिक्स होती है, फिक्स ग्रोथ पीरियड। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या बताता है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, animals can move from one place to another, एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है, वेयर प्लांट्स कैन नॉट मूव, वेयर प्लांट्स कैन नॉट मूव, जबकि प्लांट्स एज सच कोई मोशन नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा क्या बताया था लाइफ साइकिल के बारे में, दी थर्ड पॉइंट क्या बताया था, दी लाइफ साइकिल और द लाइफ स्टेजेस ऑफ एनिमल्स आर, the life cycle or the life stages of the animals are often involve significant physical change, है ना, often involved significant physical change, सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंज। यहाँ पे एनिमल्स में हमें फिजिकल चेंज देखने के लिए मिलेगा, लाइक फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, लाइक फ्रॉम larva to adult, while plants mainly change in size and structure, while plants mainly change in plants में कैसे चेंज होता है, mainly change in size and structure, size and structure, mainly change in size and structure. So this is question number 1 we have completed. Now we'll move to the another question, question number 2. Okay, so question 2 is, क्वेश्चन 2 है हमारा यहाँ पे, the table on the next page shown some data, this is the table, study the data and try to find out the examples appropriate for the conditions even in the second and the third column. If you think that an example for any of the condition given below is not possible, explain why. तो क्या कह रहे हैं, it is grow, तो नो, डज इट रेस्पायर, नो, एग्जाम्पल क्या होगा और रिमार्क हम क्या देंगे, ग्रो भी नहीं हो रहा है एंड रेस्पायर भी नहीं हो रहा, मतलब कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग होगा, कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग होगा। जैसे मान लो हम इस पेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हमने इस पेन के बारे में बात कर लिया, तो नॉन लिविंग, ये कैसा है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग क्या नहीं करता, ग्रो भी नहीं करता और एक्सपायर भी नहीं करता, नो ग्रोथ एंड नो रेस्पिरेशन, नो ग्रोथ एंड नो रेस्पिरेशन, ग्रो नहीं करेगा बट रेस्पायर करेगा, ठीक है, ग्रो नहीं करेगा बट क्या कह रहे हैं, डज इट रेस्पायर, बता दो जरा सा, तो क्या हो सकता है पता है, बर्निंग कैंडल सुना है आपने, सुना क्या, देखा भी होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लाइट कैंडल दैट नॉन लिविंग है बट डज नॉट ग्रो बट यूज ऑक्सीजन, ठीक है, नॉन लिविंग है डज नॉट ग्रो बट ये ऑक्सीजन यूज करता है,
but use oxygen. Now the third thing is grow करेगा but respire नहीं करेगा. ठीक है, ये ग्रो कर सकता है बट रिस्पायर नहीं करेगा. बता दो भाई क्या चीज हो सकती है, ग्रो कर सकता है बट रिस्पायर नहीं कर सकता. तो यहाँ पे ना एक ही चीज मेरे को समझ में आ रही है, दैट इज रोबोट. यही हो सकता है. रोबोट देखो सारे के सारे काम करेगा, कैन परफॉर्म एनी टास्क बट इट डज नॉट रिस्पायर, है ना. नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है, कैन परफॉर्म टास्क, कैन perform task but do not respire, but do not respire. ये respiration show नहीं करते हैं. दोनों के दोनों यस है, मतलब we यानी कि humans क्या हो जाएंगे, living हो जाएंगे. ठीक है, we respire, we grow and respire. हम ग्रो भी होते हैं और हम रेस्पिरेशन शो भी करते हैं, है ना. हम छोटे से बड़े हो जाते हैं एंड सांस तो हम हर एक मिली सेकेंड्स में लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, सो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, यू हैव लर्न दैट डिफरेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन. सीड को जर्मिनेट करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हमको होती है. यस, हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड पल्सेस. तो हम इस नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर स्टोरेज के लिए, किसके स्टोरेज के लिए, ग्रेन एंड पल्सेस के स्टोरेज के लिए. ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, जो हमारी कंडीशन है ना, जो हमारी कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, कूल स्टोरेज होना चाहिए एंड एयर टाइट कंटेनर में हमको उसको रखना है. ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस. अब बताएंगे क्या क्या चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं. जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला वही पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे. सबसे पहला कीप ड्राई. फर्स्ट वन इज कीप ड्राई. हमें इसको क्या करना है, ड्राई रखना है. ठीक है, स्टोर इन अ ड्राई एनवायरमेंट, है ना, स्टोर इन अ ड्राई एनवायरमेंट. हमें इसको ड्राई एनवायरमेंट में रखना है. क्यों रखना है हमको इसको ड्राई एनवायरमेंट में, टू अवॉइड मॉइस्चर that can trigger germination, to avoid moisture that can trigger germination. ठीक है, that can trigger germination. क्योंकि देखो सीड्स है हमारे पास, पल्सेस है हमारे पास, वो एज अ नॉन लिविंग थिंग बिहेव करता है ना, वो जर्मिनेट नहीं होता. लेकिन जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डाल देंगे इट एक्ट एज अ लिविंग और फिर वो वहां से ग्रो होना शुरू हो जाएगा. ठीक, नाउ द सेकेंड इज कूल स्टोरेज में रखना है. कूल स्टोरेज. अब इसमें क्या है, अगर हम इसको कूल स्टोरेज में रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा. ठीक है, कीपिंग इन अ कूल स्टोरेज स्लो डाउन दी बायोलॉजिकल. ठीक है, कीपिंग इन अ कूल स्टोरेज स्लो डाउन दी बायोलॉजिकल process. Now the third thing क्या बताया, एयर टाइट कंटेनर. एयर टाइट कंटेनर. ठीक है, एयर टाइट कंटेनर. सी है, रुको, एयर टाइट कंटेनर क्यों करना है, अगेन मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए. यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर क्या है,
अगर एयर की कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो आसानी से जर्मिनेशन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो यूज एयर टाइट कंटेनर, use airtight container to reduce the exposure of air, to reduce the exposure of air, ठीक है, which is essential for germination. एयर जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे एयर को भी एंट्री देने से हमको मना करना पड़ेगा, ठीक है, which is essential for germination, which is essential for germination. So this is question number 3rd. ये है हमारा question number 3rd. क्या आपको समझ में आया है? Yes. Let's move to another question, that is question number 4th. So question number 4th is, you have learned that, क्या हमने लर्न किया है भाई? You have learned that a tail is prevent in a tadpole but disappear as it grow. ये तो हमने पढ़ा था चैप्टर में. In a frog, what is the advantage of having a tail in a tadpole stage? तो tadpole stage पे जो टेल था उसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला वो उसको स्विम करने में हेल्प करता है क्योंकि उसको तो पानी वाली एरिया में ही रहते हैं, है ना। और दूसरा क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो उनके जो टेल है वो उनको बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो उनको बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट एडवांटेजेस है स्विमिंग एबिलिटी, स्विमिंग एबिलिटी। देखो बाकी की चीजें ना क्वेश्चन से आप लिख लेना, क्या लिखोगे? टेल इन अ टेडपोल, या फिर मुझे लिखवाना पड़ेगा, लिख दूं क्या? हाँ, दी टेल इन अ, दी टेल इन अ टेडपोल stage of a frog, tadpole stage of a frog offers several advantages, ठीक है, offer several advantages, ठीक है। ये क्या करता है? several advantages को ऑफर करता है। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? यस, अभी मैंने बताया कौन कौन से एडवांटेजेस है। द फर्स्ट वन इज स्विमिंग एबिलिटी, जो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। स्विमिंग एबिलिटी में क्या हो जाएगा? जो टेडपोल है वो स्विम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर ये टेल, जिसकी वजह से उनको खाना पीना मिल पाएगा एंड अगर कोई उन पे जानलेवा हमला करेगा तो वो उससे बच सकते हैं, ठीक है। सो इट एनेबल द टेडपोल, इट एनेबल द टेडपोल टू स्विम, ये इनको स्विम करने में हेल्प करता है। effectively in water, help effectively in water, helping it to find food, helping it to find food, खाना ढूंढने में इनको हेल्प करता है and evade predators, और अपने दुश्मनों से भागने में इनको हेल्प करता है। नाउ सेकंड क्या बताया था? स्टेबिलिटी एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। कैसे? जो टेल है वो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो पानी में मूव कर रहे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। सो द टेल इज मेंटेनिंग बैलेंस, द टेल इज मेंटेनिंग बैलेंस while moving through the water, while moving through the water, clear? While moving through the water,
क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम, देख लो इसको फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारा यहाँ पे, चरण सेज दैट वुडन लॉग इज नॉन लिविंग। ठीक है, चरण ने क्या कहा कि जो वुडन लॉग है वो कैसा है, नॉन लिविंग है। ठीक है, वुडन लॉग इज नॉन लिविंग as it cannot move. Charu countered it by saying that it is living because it can made of wood obtained from the trees. Give your argument in the favor or against the two statement given by Charu and ये चरण एंड चारू। तो किसका स्टेटमेंट सही है, किसका स्टेटमेंट गलत है, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट लिख ले। देखो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। जैसे आप ने ये देखा होगा ना कि डिबेट वगैरह होता है तो कुछ ऐसा ही सीन होता है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, कौन फॉर में बोल रहा है एंड कौन अगेंस्ट में बोल रहा है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या है, चरण ने क्या बोला है, चरण का आर्ग्यूमेंट क्या है, वुडन लॉग इज अ नॉन लिविंग। ठीक है, जो चरण का आर्ग्यूमेंट है दैट इज वुडन लॉग इज नॉन लिविंग। वहीं चारू का आर्ग्यूमेंट है दैट वुडन लॉग इज लिविंग। एक ने कहा है कि वुडन लॉग जो है वो नॉन लिविंग है एंड एक ने कहा है कि वुडन लॉग जो है वो नॉन लिविंग है। तो हम फोर में क्या बोल सकते हैं, यस वुडन लॉग तो देखो कैन नॉट मूव, इसने जो अपना आंसर दिया कि नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि वुडन लॉग कैन नॉट मूव एंड ग्रो, है ना। वुडन लॉग ठीक है, वुडन लॉग कैन नॉट ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस। मूव भी नहीं कर सकता, ग्रो भी नहीं कर सकता एंड रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और रिस्पॉन्ड टू किसी स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता, दस इट इज नॉन लिविंग। इसलिए इसने क्या कहा कि नॉन लिविंग, दस इट इज नॉन लिविंग। वहीं अगर हम चारू के बारे में बात करें तो चारू ने क्या कहा कि द लॉग इज मेड अप ऑफ, द लॉग इज मेड फ्रॉम सेल, है ना, द लॉग इज मेड फ्रॉम सेल, और जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने। ठीक है, दैट वर once a part of living things। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स का पार्ट था, सो इट इज बायोलॉजिकल ओरिजिन, है ना, हेंस इट इज बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो इसीलिए इसने कहा कि ये जो है जो वुडन लॉग है वो कैसा है, लिविंग है, राइट। अब हम अगेंस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, while a wooden log is non-living but it is derived from the living tree, है ना, while wooden log is non-living but it derived from living tree। ये कहां से आया है, ये लिविंग ट्री से आया है, एंड इट रिमेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, है ना, एंड रिटेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। इसके अंदर पहले कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर, जब ये जिंदा था, है ना, सच एज सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये हमारा किस में आंसर आया है, चरण के अगेंस्ट में आंसर आया है। नाउ अब चारू के अगेंस्ट में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं,
यस, अ लॉग वन सेपरेटेड, अगर एक चीज एक बार, जैसे हम ही है ना, वी आर लिविंग, बट अगर हम डेड हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे, तो हम भी तो फिर खत्म ना, अब तो हम ना सांस ले पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, है ना, ना ग्रो हो पाएंगे, ना क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सो दैट मीन्स खत्म है सब, है ना। तो लॉग क्या था, एक बार अगर सेपरेट हो गया ट्री से तो लूज इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस, ठीक है, यही होगा। अ लॉग once separated from tree loses its all, ठीक है, loses its all the ability of life process, सारी की सारी जो लाइफ प्रोसेस की एबिलिटी है तब वो खत्म हो जाएगी, एंड कंसिडर एज नॉन लिविंग, एंड कंसिडर एज नॉन लिविंग, और किसकी तरह ये कंसिडर होगा, ये फिर नॉन लिविंग की तरह कंसिडर किया जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 इज, सो क्वेश्चन 6 है हमारा, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मस्कीटोज एंड फ्रॉग। चलो यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बताना है, किसके बीच में, लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटोज एंड फ्रॉग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज के बारे में। सिमिलैरिटीज क्या है इन दोनों में, एनी आइडिया क्या सिमिलैरिटीज है इन दोनों में? दोनों के दोनों मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, ठीक है, एक लार्ज डिफरेंस शो करते हैं, एंड दोनों के दोनों की लाइफ जो है एग से ही शुरू होती है, ठीक है। सो पहला लिखेंगे हम, बोथ अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, बोथ अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, दोनों के दोनों मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे विद डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज, with both shows metamorphosis with distinct life stage, and both start life as egg, both start life as egg, दोनों के दोनों अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं, एक एग से ही स्टार्ट करते हैं। नाउ द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मस्कीटोज के पास कितने स्टेज होते हैं? मस्कीटोज के पास 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। मस्कीटो हैव 4 स्टेज। मस्कीटोज की कौन कौन से स्टेज होते हैं? सबसे पहले एग है, फिर एग के बाद वो लार्वा बनता है, फिर प्यूपा, एंड देन एडल्ट, ठीक। अगर हम फ्रॉग के बारे में बात करें, फ्रॉग ऑल्सो हैव 4 स्टेज, फ्रॉग ऑल्सो हैव 4 स्टेज, फ्रॉग के पास भी 4 स्टेज होता है। पहला एग, एग से बनता है टेडपोल, टेडपोल से बनता है फ्रॉगलेट, ठीक है, और उसके बाद ये बन जाता है एडल्ट। समझ में आया? यस। मस्कीटोज जो है वो कहाँ पे रहते हैं ये बता दो। मस्कीटोज जो है वो एयर में रहते हैं, है ना, एयर एंड लैंड। मस्कीटो लिव्स इन एयर एंड लैंड, यानी खाने पीने पे तो वो उनकी जमीन ही हो गई, है ना। whereas frog lives in
लैंड एंड वाटर। ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसके लिए ये फिगर हमको देखना पड़ेगा। हाँ चलो, प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द कंडीशंस सूटेबल फॉर द ग्रोथ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्लांट को हमने सारी की सारी कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड कराई हैं। कौन कौन सी कंडीशंस? ये 10.9 है ना, 7th वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 7.9 में हमें फिगर ये 10.9 देखना है। देख लिया? अब देखो क्या कह रही है, द प्लांट इज प्रोवाइडेड विद द ऑल द कंडीशंस सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। ड्रॉ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी इन द शूट एंड द रूट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 वीक, राइट डाउन द रीजन। तो एक हफ्ते के बाद हम प्लांट्स में क्या चेंजेस देखेंगे ये हमको बताना है। रूट एंड शूट में तो देखो क्या होना चाहिए, जो शूट है, शूट अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, शूट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में ग्रो होना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होना चाहिए। उसमें बहुत सारे लीव्स होने चाहिए, वैसे फैल जाने चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए? सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाना चाहिए। ये हम शूट के बारे में बात करेंगे एक हफ्ते के बाद। लेकिन अगर हम रूट के बारे में बात करें तो रूट क्या होता है, और नीचे डीप डाउन चला जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना चाहिए, छोटे छोटे से नए नए से और रूट्स बनाने चाहिए, और रूट्स में भी उनको रूट हेयर बनाने चाहिए। ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। क्लियर? तो हम बात करेंगे सबसे पहले शूट ग्रोथ के बारे में। फर्स्ट है हमारा शूट ग्रोथ। तो द शूट विल गो अपवर्ड डायरेक्शन, द shoot will grow in upward direction। शूट को किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना चाहिए, टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द लाइट, पहली चीज। दूसरा, लीव्स विल स्प्रेड और ग्रो, लीव्स विल स्प्रेड, लीव्स जो है वो फैल जाने चाहिए, एंड न्यू वन में इमर्ज, और भी नए नए लीव्स आने चाहिए, टू help the plants in making their foods, help in plants in making their food, ताकि plants अपना खाना बना सके। Now the next one is root growth। रूट ग्रोथ में क्या होना चाहिए? रूट डाउनवर्ड में जाना चाहिए इनटू द सॉइल, the root should go downward in soil, वो बिल्कुल सॉइल के अंदर चले जाना चाहिए, है ना, एंड absorb more water and absorb more water and nutrients। ज्यादा से ज्यादा इसको पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना चाहिए, मेक न्यू स्मॉल roots and root hair for better absorption, for better absorption। ठीक, तो ये चीजें एक हफ्ते के बाद हमें दिखना शुरू हो जाना चाहिए। क्या चीजें समझ में आई हैं? यस, क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? राइट डाउन द रीजन, हमने रीजन दे दिया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
सो दिस इज क्वेश्चन 8 एंड ये उसका इमेज है. सो लेट्स रीड क्वेश्चन. तारा एंड विजय सेटअप द एक्सपेरिमेंट. तारा और विजय ने एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया. शोन इन दिस पिक्चर. व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट? वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं थ्रू दिस पिक्चर? यस, वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं थ्रू दिस पिक्चर, ये हमको बताना है. एंड हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये करेक्ट है कि नहीं है? हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? देखो, पहले क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, फिर नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, फिर ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है शूट का. तो इसका क्या मतलब है कि जहां जहां लाइट की डायरेक्शन जाएगी वहां वहां प्लांट की डायरेक्शन जाएगी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है. क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव? टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लाइट, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लाइट. ये लाइट के इफेक्ट को डिटरमाइन कर रहा है ऑन प्लांट ग्रोथ. टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ. कंफर्मेशन देख लो, इनको कंफर्म कैसे हुआ कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट? कंफर्मेशन. सो द कंफर्मेशन इफ देखो प्लांट्स में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो शूट है हमारा वो ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स दी लाइट सोर्स. जहां पे लाइट आ रहा है, जहां से उनको लाइट मिल रहा है, वो वहां पे ग्रो कर रही है. एंड ये हमको पिक्चर में भी दिख रहा है. ठीक है, सो इफ द प्लांट इन द एक्सपेरिमेंट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, if the plants in the experiment grow towards the light source, अगर प्लांट लाइट सोर्स की तरफ मूव कर रही है, दे कैन कंक्लूड दैट. क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देन दे कैन कंक्लूड दैट, यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायरेक्शन इन्फ्लुएंसेस द प्लांट ग्रोथ. डायरेक्शन इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ. डायरेक्शन जो है वो प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th. क्या इतना ही है 9th क्वेश्चन? हाँ, चलो. So 9th question is design an experiment to check if the temperature has an effect on seed germination. हमको ये चेक करना है कि क्या टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता. उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे. सो लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. क्या करेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे. ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जिसमें हम 3 आइडेंटिकल पॉट लेंगे. टेक 3 आइडेंटिकल पॉट और उसके अंदर हम मिट्टी भर देंगे. ठीक है, फिल्ड विथ गार्डन सॉइल. उसके अंदर हमने क्या भर दिया? उसके अंदर हमने मिट्टी भर दिया. एंड सो बीन सीड्स, एंड सो बीन्स सीड्स. हम उसके अंदर बीन सीड्स डाल देंगे हर एक पॉट में. ठीक, पहला क्या करेंगे, पहले पॉट को हम वार्म एनवायरनमेंट में रखेंगे, एक पॉट को हम कूल एनवायरनमेंट में रखेंगे और एक पॉट को हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे. ठीक है, प्लेस one pot in warm environment, एक पॉट को हम वार्म एनवायरनमेंट में रखेंगे
वन इन कूल एनवायरमेंट, एक को हमने कूल एनवायरमेंट में रख दिया, एंड वन इन रूम टेम्परेचर, एक को हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे, ठीक है, एक को हम किस में रखेंगे, रूम टेम्परेचर में रखेंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज, हमें ये देखना होगा सब में टाइम टू टाइम कि उनको पानी, सॉइल, ये सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। सो इंश्योर ऑल कंडीशंस आर आइडेंटिकल, इंश्योर ऑल कंडीशंस आर आइडेंटिकल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को पानी मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है, लाइक एयर, वाटर, ये सारी चीजें, लाइट ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 10 दिन तक हमें उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द जर्मिनेशन, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द जर्मिनेशन, हमें इसको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ओवर 10 डेज। 10 दिन तक हमें इसको ऑब्जर्व करना है। फिर हम क्या देखेंगे, जब हमने इसको ऑब्जर्वेशन किया तो जो हमें एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो सीड्स वार्म कंडीशन में है मे जर्मिनेट फास्टर देन दोज हु आर इन कोल्डर टेम्परेचर, ठीक है, तो ठंडे टेम्परेचर में जर्मिनेशन फास्ट नहीं होता है, इसीलिए सीड्स को स्टोर करने के लिए हम कूल टेम्परेचर में रखते हैं, ना कि वार्म टेम्परेचर में। क्या चीजें समझ में आई है? यस, ऑब्जर्वेशन, तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या रहेगी, सीड्स इन द वार्म एनवायरमेंट, सीड्स इन द warm, seeds in the warm environment may germinate, seeds in the warm environment may germinate faster than those in cold environment, ठीक है, वार्म एनवायरमेंट में ज्यादा आसानी से ग्रोथ हो जाती है, कोल्ड टेम्परेचर में आसानी से ग्रो नहीं हो पाता है। सो यस, टेम्परेचर अफेक्ट द जर्मिनेशन, यस, टेम्परेचर अफेक्ट द जर्मिनेशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। क्या इतनी सी चीज आपको समझ में आई है? यस, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए कंप्लीट। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अगले क्लास में विद न्यू चैप्टर, एंड आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा या नहीं, क्या ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।